हेलो जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं अनबॉक्सिंग रिजनिंग में आपका बिल्कुल स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। फेस्टिवल इन द सेंस दिवाली और दशहरा और बाकी की बात नहीं कर रहा हूं। फेस्टिव सीजन इन द सेंस एग्जाम सीजन। या आपके लिए फेस्टिवल से कम नहीं, क्योंकि आप इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और अपना करियर बनाते हैं इस फेस्टिवल को एंजॉय करते करते। तो इस फेस्टिवल में, इस एग्जाम के फेस्टिवल में अपने आप को बिल्कुल कंसंट्रेट रखिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा। क्योंकि हर साल दिवाली आएगी, हर साल दशहरा आएगा, हर साल ईद आएगी, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और इस साल के बाद नेक्स्ट ईयर में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिए। आज के इस सेशन में मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का जो पेपर होने वाला है उसमें रीजनिंग के कैसे एक्सपेक्टेड पेपर बन के आ सकता है, क्या पेपर हो सकता है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं इस बहुत ही फैबुलस सेशन को। अगर वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि मैं आपसे मिलता रहूं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जिसपे बहुत ही ऑसम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराता हूं, पीडीएफ देता हूं, पीपीटीज देता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते होंगे। इस पहले क्वेश्चन में किस तरह से एक पजल आपके सामने दी गई जिससे तकरीबन 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जरा एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, पजल को पूरा बनाने की कोशिश करिएगा और चेक करिए क्या ये पजल आपसे बनती है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि 10 लोग हैं जो कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। 5 मंजिला इमारत में 10 लोग रहते हैं, चूंकि मंजिलें 5 हैं, फ्लोर 5 हैं, लोग 10 हैं, मतलब इसमें फ्लैट्स भी होंगे जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2 फ्लैट है, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 मंजिला इमारत हमने बना दी। हर फ्लोर पे एक एक फ्लैट होगा। ठीक है, तो 2 फ्लैट का ये फ्लोर हो जाएगा आपका। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग, इस फ्लोर और फ्लैट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लैट हमेशा रहता है, ये सेकंड फ्लैट। आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन सिर्फ कंडीशन की दी जाती। क्वेश्चन बहुत छोटा सा रहता है। आप देखेंगे इस पूरी लाइन को यहां से लेकर आप यहां तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस पूरे में केवल इतना दिया होगा कि फर्स्ट फ्लैट है, ये सेकंड फ्लैट है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है आपका। ओ लिव टू द साउथ ईस्ट ऑफ एम, यहां से। अच्छा, इसमें कभी भी याद रखना सिंगल डायग्राम से नहीं चलोगे, हमेशा 2 डायग्राम से बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एक डायग्राम और इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अगर मौका मिले तो आप इसको आराम से अरेंज कर पाओ। ठीक है, जल्दी पढ़ते हैं। O lives to the south east of M। O M के दक्षिण पूर्व दिशा में है। साउथ ईस्ट क्या होता है? अगर M यहां है और M का साउथ ईस्ट में देखूं तो बेटा कहां पे हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। साउथ ईस्ट ये होता है, तो O जो है वो M के कुछ इस तरह से होने वाला है। तो M का होना बड़ा जरूरी है भाई। चलिए इस लाइन को हम अलग से लिख लिए। U जो है बेटा वो ऑड नंबर वाले फ्लोर पे है। ऑड नंबर वाले फ्लोर। अब ऑड नंबर वाले फ्लोर कौन कौन से हैं जरा देखो जल्दी से। ऑड नंबर वाला फ्लोर एक 1 है, एक 3 है और एक 5 है। तो U इन्हीं में से किसी एक में होगा। इसको मैं लिख ले रहा हूं क्या कि U जो है या तो 1 में है, या तो 3 में है, या फिर 5 में बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला गया M और U जो है वो एक ही फ्लैट में रहते हैं। एक ही फ्लैट का मतलब या तो दोनों 1 में होंगे या तो किस में, 2 में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि M और U ऐसे कर दे रहा हूं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि किसी एक फ्लैट में होंगे भाई। ठीक है, यहां पे इसको लिख लेते हैं सेम फ्लैट। ठीक है, सेम फ्लैट। चलिए आगे देखें। P लिव्स टू द वेस्ट ऑफ T। भाई T के पश्चिम में P है, तो इसका मतलब T के पश्चिम में P कुछ इस तरह से होगा। दोनों सेम फ्लोर पे होने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे इसमें क्या बोला गया है? P lives to the west of T। और ये हु शब्द का अर्थ बेटा क्या होता है? ये हु शब्द का जो अर्थ है, माफी चाहूंगा, हु शब्द का जो अर्थ होगा हमेशा याद रखना, पता होगा आपको कि हु का मतलब किसकी बात हो रही है? टी की बात हो रही है। यानी जो टी है, ये जो टी है वो इवन नंबर वाले फ्लोर पे होने वाला है। और बेटा टी जो है अगर इवन नंबर वाले फ्लोर पे होगा तो हमारे पास इवन नंबर वाला फ्लोर कौन सा है? एक 2 है और एक 4 है। तो इसका मतलब टी इनमें से किसी एक पे होगा। तो बिना समय गंवाए जल्दी से एक डायग्राम में टी को हम कहां बनाते हैं?
अच्छा हमको ये भी पता है कि टी होगा कहाँ पे, सेकंड फ्लैट पे, क्योंकि फर्स्ट पे तो पी हो जाएगा। तो अगर मैं टी को यहाँ करता हूँ तो यहाँ कौन आ जाएगा, पी। इस डायग्राम में टी को मैं कहाँ करता हूँ, यहाँ पे, तो यहाँ कौन आ जाएगा, पी। तो टी और पी आराम से अरेंज हो चुके हैं, इवन नंबर फ्लोर पे होने चाहिए, ऐसा बोला गया। ठीक है, देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड एम। पी और एम के बीच में 2 फ्लोर का गैप होने वाला है, और आपको पता होगा कि एम अगर इधर होना चाहिए, ओ इधर होगा, तो एम तो फर्स्ट वाले में होगा। तो इसका मतलब 1 और 2 छोड़ के एम इसमें यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 छोड़ के एम इसमें यहाँ आ जाएगा। आप नोटिस करो यहाँ पे, और जैसे ही एम यहाँ पे आया तो फर्स्ट डायग्राम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ तो एम के नीचे कहीं पे होना चाहिए डायगोनल। ठीक है, क्योंकि ओ कहाँ पे होगा, साउथ ईस्ट में। तो ये डायग्राम गलत हो गया, ये डायग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। और एम जो है अगर यहाँ पे तो ओ इधर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम कैंसिल हो चुका है, सेकंड से चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इसमें। सर आगे क्या बोला गया, एस जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, ओके। ठीक है, एस ओ के नॉर्थ वेस्ट में। अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, एस ओ के नॉर्थ वेस्ट में, तो मैं जरा एक बार इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये डायग्राम हटा देता हूं क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे जगह बची कि उसको यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो एस है वो ओ के नॉर्थ वेस्ट में। तो अगर ओ यहाँ पे तो उसका नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होगा भाई, देखो ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, तो एस कहीं इधर होगा। ठीक है, एस ओ के नॉर्थ वेस्ट में होने वाला है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां से ओ की जो चांसेस है भाई, सेकंड पे तो कैंसिल हो जाएगी, ओ यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ओ के आप देखोगे डायगोनल में एम भी होना चाहिए, ओ के डायगोनल में एस भी होना चाहिए। तो एम तो हो जाएगा लेकिन एस नहीं होगा। तो अगर मान लो ओ यहां हुआ तो एस यहां हो जाएगा, ओ नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो ओ की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पे ओ होगा या फिर ओ यहां हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या बोला गया, ओ जो है वो हर हाल में टी के ऊपर होना चाहिए, ऐसा बोला गया। ओ लिव अबव द टीज फ्लोर। ठीक है, अब जैसे ये पता चला तो ये वाला ओ कैंसिल हो गया, मतलब ओ की फिक्स जगह यहां हो जाएगी। ठीक है, ओ यहां हो गया टी के ऊपर में। ठीक है, ओ जो है वो टी के ऊपर में हो गया। और जैसे ही ओ हो गया तो फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस, जो कि कहीं ना कहीं कहां पे है, नॉर्थ वेस्ट में है, किसके, ओ के। और एम के साउथ ईस्ट में कौन है, ओ है, नीचे की तरफ साउथ ईस्ट, देखो ये होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा बन के आ चुका है इसमें। अच्छा, अगर एम फर्स्ट फ्लैट में है तो यू भी फर्स्ट फ्लैट में होना चाहिए, और यू या तो 1 में या तो 3 में से कहीं भी हो सकता है, 2 जगह, 5 पे नहीं हो सकता यू। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया कि जो वी है वो साउथ वेस्ट है टी के, टी के साउथ वेस्ट। अगर टी यहां पे है तो आप नोटिस करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट बोला गया है ना। टी वी जो है वो साउथ वेस्ट है, माफी चाहूंगा, वी जो है वो साउथ वेस्ट है टी के। तो कुछ इस तरह से वी होने वाला है, तो इसका मतलब वी यहां हो जाएगा, टी के साउथ वेस्ट में वी हो गया। और जैसे ही वी यहां आया तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम और यू सेम फ्लैट में है, फर्स्ट में दोनों हो जाएंगे। अब एक साइड का तो पूरा क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। आर लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, आर सबसे टॉप पे होने वाला है, मतलब आर यहां हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास कौन कौन बच गया है, 2 जगह बची पड़ी इसमें। ठीक है, अच्छा, इसमें आगे अगर बढ़ा जाए तो आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सी लाइन हमने छोड़ी है, तो मेरे ख्याल से कोई लाइन इसमें अभी छूटी नहीं है। ओ जो है वो साउथ ईस्ट में एम के वो हो चुका है, यू जो है वो ऑड नंबर वाले फ्लोर पे है, ये भी हो चुका है। एम और यू के भी सेम फ्लैट में, बिल्कुल सही। पी जो है वो टी के पश्चिम दिशा में है, ये भी बन चुका है आपका। और ये जो टी है वो इवन नंबर फ्लोर पे होना चाहिए। ठीक है, देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन पी और एम। ठीक है, पी और एम के बीच में 2 फ्लोर का गैप भी हो गया। एस जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, ओके, ये भी सही है। और एन और एस जो है वो सेम फ्लोर पे होने चाहिए। देखो एन की बात अगर किया जाए और एस की बात किया जाए तो सेम फ्लोर पे होना चाहिए, लाइन छोड़ा था। तो अगर एन फोर्थ पे है तो एस भी फोर्थ फ्लोर पे आ जाएगा। और जैसे ही एन यहाँ पे आ चुका है, बचा कौन हमारा, क्यू, क्यू ही बचा है, बाकी सब तो अरेंज हो गए हमारे। तो ये हमारा क्या बन के आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इससे तकरीबन 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे जिनको आप सॉल्व करके देंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्लोर और फ्लैट वाले क्वेश्चंस बोलेंगे तो बिल्कुल 2 डायग्राम बना के सेम अप्रोच के साथ आप जाएंगे। जो चीजें बनेंगी वो ठीक है, जो नहीं बनेंगे उसको आप क्या करेंगे, अलग से लिखते चले जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें 6 रस्सियां हैं यहां पर बोला गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जामिनर आजकल देना शुरू कर चुका है, बहुत सारे देता है कि 6 रोप हैं, उनके नाम दिए गए और ये इनकी लंबाई के हिसाब से अरेंज किए गए। कभी भी अगर ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आप इसको बनाएंगे कैसे, जितने लोग होंगे उससे एक कम, 1 2 3 4 और 5, 6 है तो 5 का डायग्राम बनाएंगे।
7 हैं तो 6 का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आपने 5 बना लिया। अब उसमें क्या बोला गया, 6 में से सबके अलग अलग क्या है, लेंथ है। शुरुआत करते हैं डी के, कि डी की जो लेंथ है वो किससे ज्यादा है, ई से। अलग से लिख लो, डी की लेंथ ज्यादा है किससे, ई से, एंड लेस देन बी, और यही डी जो है वो किससे कम लेंथ रखता है, बी से। तो इनका सीक्वेंस ऐसा बनेगा, ए की लेंथ ज्यादा है सी से, ठीक है, इसको अलग से बनाते हैं, ए की लेंथ ज्यादा है सी से एंड लेस देन बी। अच्छा, ए की लेंथ ज्यादा कम है किससे, बी से। देखो अब दोनों में बी कॉमन था। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, एफ की लेंथ जो है वो बी से भी ज्यादा है। तो मैं कहीं पे लिख देता हूं यहाँ पे कि एफ की लेंथ ज्यादा है बी से और सी की लेंथ ज्यादा है डी से। भाई सी अगर डी से ज्यादा पाता है तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या बनेगा, पहले एफ फिर बी। ठीक है, बी के बाद सी की लेंथ डी से ज्यादा है तो बी के बाद तो ए आना तय है। ए के बाद कौन आएगा, सी, सी के बाद कौन आएगा, डी, और डी के बाद कौन आ जाएगा, ई। ठीक है, सारी कंडीशन आपको सीक्वेंस वाइज दे देगी। आप मिला लीजिए जरा क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे इसमें कि जो डी की लंबाई है वो ई से ज्यादा है। बिल्कुल, डी की लंबाई ई से ज्यादा है और इसी डी की लंबाई बी से क्या है, कम है। ए की लंबाई सी से ज्यादा है और बी से कम है, तो ए की लंबाई देखो सी से ज्यादा है और बी से कम है। एफ की लंबाई बी से ज्यादा दिख रही है, सी की लंबाई डी से ज्यादा दिख रही है। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या बोला है कि दूसरा सबसे लंबा जो बंदा है, सेकंड जो इसमें लेंथ जिसकी ज्यादा है, उसकी लेंथ कितनी है, 16 मीटर की लेंथ है, जो सबसे दूसरे में ज्यादा है। तो यानी बी जो है वो कितने का होगा, 16 मीटर की लेंथ होगी। ठीक है, एंड थर्ड शॉर्टेस्ट रोप लेंथ इज 9, और तीसरा सबसे छोटा 1 2 3 यानी सी की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि डी की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर। चलो भाई, डी की लेंथ 7 सेंटीमीटर होगी। तो आपसे पहला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन तो आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। पहला क्वेश्चन, व्हाट मे बी द सम लेंथ ऑफ ई एंड बी। भाई ई और बी की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, तो हमको पता है कि बी कितना होगा, 16। 16 के बाद 16 में कितना जोड़े, भाई ई की लेंथ सबसे छोटी है यहाँ पर, ऐसा बोला गया, सॉरी 16 ई और बी बोला गया। हाँ, तो बी तो 16 है और ई का मुझे नहीं पता, लेकिन ई के बारे में इतना पता है कि 7 से कम होगा। 7 से कम 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पे। तो अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं दोस्तों, तो आप नोटिस करो, तो अगर 16 में सबसे हाईएस्ट नंबर जोड़ते हैं, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, जो कि ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, तो ये नहीं रख सकते ई की लेंथ। अगर 5 जोड़ें तो कितना आएगा, 21। क्या 21 ऑप्शन में है, तो हाँ 21 ऑप्शन में है, ये हो सकता है। 4 जोड़े तो 16 4 20 ऑप्शन में नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। 16 में 3 जोड़े 19 भी ऑप्शन में नहीं है, 2 भी 1 भी, यानी इसका आंसर कंफर्म हो गया। कितना हो जाएगा, 21। ये पॉसिबल लेंथ है किसकी, ई और बी की। तो हमको बी का नहीं पता था तो ये ऑप्शन से, सॉरी ई का नहीं पता था तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 21। हाउ मेनी रोप्स आर लॉन्गर देन एफ, एफ से लंबी कितनी रोप्स हैं, तो आप देखो एफ सबसे लंबी है तो इससे लंबा कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन, एक भी नहीं, एफ से लंबा कोई भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये 2 क्वेश्चन आपके सही थे। एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंथुसियास्टिक जो वर्ड एक है, इसमें पूछा गया है, ठीक है, ऐसे कितने लेटर हैं, ठीक है, ऐसे कितने लेटर हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि इस एबीसीडी में होते हैं, यही बोला गया है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करने की तरीका, ट्रिक क्या होती है, कुछ मत करो, फर्स्ट वाले से गिनना शुरू करो। ई अगर यहां है तो ई से शुरू कर देंगे, तो ई के इस साइड कुछ नहीं है, इधर से गिनना शुरू करो। ई के बाद क्या आएगा, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ई के बाद एफ जी एच, एक यहाँ पे दिख रहा है हमको, देखो ई से एच की बात करें तो एफ जी और एच, हमको एक पेयर बन के आ गया, यानी ई और एच एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना वो एबीसीडी में पाते हैं, तो एक तो मिल गया। एन के बाद इधर देखो ओ नहीं है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, एक मिनट फिर से करते हैं, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक भी नहीं मिला। टी के बाद यू वी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद आगे काउंट नहीं करते हैं। एच के बाद आई जे के, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी, एक भी नहीं मिला। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, एक भी नहीं है। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है। आई के बाद जे के एल एम एन, देखो आप एक आई से एन मिल गया पेयर, आई और एन एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना एबीसीडी में होते हैं, तो आई एन हो गया। इधर देखो आई के बाद जे के एल एम एन नहीं बनेगा। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच,
इधर देखो एक बार बी सी डी ई नहीं बनेगा, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनेगा, एस के बाद देखो यहाँ पे एक और बन गया टी, एस के जस्ट बाद क्या आ जाता है इसमें, टी आ जाता है, टी के बाद यू वी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स एक भी नहीं बनेगा, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बनेगा, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एक भी नहीं बनेगा। कितने पेयर बन के आ रहे हैं बेटा, 3 पेयर बन के आ रहे हैं। तो 3 ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे से एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर है जितना एबीसीडी में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे आप, 3 लग जाएगा। ठीक है, 3 पेयर बन के आ जाएंगे। इनको ऐसे भी कर सकते हैं, इनको प्लेस वैल्यू लिख के भी कर सकते हैं कि सारे लेटर की प्लेस वैल्यू लिखिए और उसको सॉल्व करें, लेकिन उसके लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। लेकिन ये सेफ मेथड है, इससे गलती नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग से मैंने उठाया है। पूरी उम्मीद है 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपको बन सकते हैं। ठीक है, जरा ट्राई कीजिएगा बनाने का। एक लाइन है, हम लाइन खींच लेते हैं इसमें। ठीक है, ये लाइन खींचा। इस लाइन में प्रिया की पोजीशन 15th है, कहां से, आगे से। ठीक है, प्रिया की पोजीशन 15th है और गरिमा की पोजीशन 19th है राइट से। ठीक है, ये मान लेते हैं गरिमा की पोजीशन जो है वो 19th है राइट से। ठीक है, दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, अगर ये अपना अपना स्थान आपस में बदल देते हैं। एंड राम हु इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, चलो भाई राम को बना लेते हैं। राम जो है वो लेफ्ट से कितने पर है, मान लिया राम यहां कहीं है, ये जो राम है, ठीक है, ये 24th है, कहां से बेटा, बाएं छोर से। बाएं छोर से मैंने बना दिया, राम को 24 पे है। अच्छा, अगर ये दोनों अपने अपना स्थान बदल दें, ठीक है, तो जो प्रिया की नहीं, भाई प्रिया उठ के अब गरिमा की जगह पे आ गई। ये प्रिया जो है यहां से कहां आ चुकी है, गरिमा की जगह पे, और गरिमा उठ के कहां आ चुकी है, प्रिया की जगह पे। तो जब यहाँ प्रिया आ चुकी है तो जाहिर सी बात अगर गरिमा यहां थी तो राइट से 19 पे थी। अब यहाँ प्रिया आ चुकी है तो प्रिया भी राइट से कितने पे मानी जाएगी, 19 पे मानी जाएगी। ठीक है, तो प्रिया के राइट से 19 मान सकता हूं मैं, क्योंकि प्रिया गरिमा की पोजीशन पे आ चुकी है। अच्छा, आगे क्या बोला गया था इसमें, बाएं छोर से 24th पर राम है और राम प्रिया की नई पोजीशन के लेफ्ट में 5 पे है। तो इसका मतलब अगर प्रिया यहाँ पे आ चुकी है जो कि गरिमा की जगह पे, ये प्रिया की नई पोजीशन हो गई, तो यहां से बाईं तरफ 1 2 3 4 और 5 पर कौन है भाई, राम है। तो जाहिर सी बात है राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से एग्जामिनर ने 24 दे दी है, और इसी राम की पोजीशन राइट हैंड साइड से, भाई गरिमा अगर 19 पे है तो यहाँ प्रिया आगे तो वो भी 19 पे होगी, 19 से 5 आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 19 + 4 24, तो यानी राम की पोजीशन जो है वो कहां से, राइट से भी 24 हो गई। तो लाइन में टोटल कितने लोग बैठेंगे दोस्तों, टोटल। तो टोटल का फॉर्मूला आपको याद होगा, किसी पर्सन की राइट से पोजीशन उसी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन, ठीक है, -1। किसी एक व्यक्ति की राइट से पोजीशन और उसी की लेफ्ट से पोजीशन, इन दोनों को जोड़ के -1 कर दो, तो राम की दोनों तरफ से पोजीशन कितनी आ जाएगी, 24 यानी 48। ठीक है, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47। तो लाइन में कितने लोग बैठे हैं, कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो आंसर आएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3rd हो जाएगा। ठीक है, 47 इज द राइट आंसर। आई उम्मीद करता हूं यहाँ पे समझ में आया होगी चीजें। ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके जरूर देखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, एक नंबर है 7265086391। ठीक है, ये एक नंबर है, इसमें क्या बोला गया कि फर्स्ट और सेकंड अपनी अपनी जगह चेंज कर लें। ठीक है, कौन कौन बोला गया जरा देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड अपनी जगह चेंज कर लें, फर्स्ट सेकंड को मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद थर्ड और फोर्थ अपनी जगह चेंज कर लें। ठीक है, और इसी तरह 9वें और 10वें को अपने स्थान से परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखना, मतलब फर्स्ट सेकंड अपनी अपनी जगह चेंज कर लें, सेकंड थर्ड अपनी अपनी जगह चेंज कर लें, और इसी तरह से आगे 9वें और 10वें अंकों के स्थान को आपस में बदला जाता है। तो 9वां 10वां का देखो कौन है, तो 4 4 8, सॉरी 2 2 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये भी बदल जाएंगे अपनी अपनी जगह से। ठीक है, ऐसा करने के बाद से, ठीक है, आगे एक बात लिखी गई है, एंड सो ऑन इंग्लिश में, और हिंदी में आगे भी इसी तरह, और इसी तरह आगे भी। ठीक है, कहां तक, टिल 9th and 10th, मतलब कि सब अपनी अपनी जगह क्या कर रहे हैं दोस्तों, चेंज कर ले रहे हैं। जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब अपनी अपनी जगह 9वें 10वें तक चेंज कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बताइए कि 6th पोजीशन पे कौन होगा, कहां से, लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट से 6 पे गिनो जरा दोस्तों, क्या हो जाएगा,
लेफ्ट से 6 पे गिनो तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे कौन आएगा? तो जाहिर सी बात है उसकी जगह 0 आ चुका होगा, क्योंकि 0 की जगह कौन आ चुका है? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये अपनी अपनी पोजीशंस आपस में चेंज कर ले रहे हैं। तो 6 पे कौन था? पहले 8 था, वो इंटरचेंज कर चुका है 0 से, तो वहां पे उसकी जगह पे कौन आ चुका है? 0। समझ में आई बात? आंसर इज 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करिए, बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए इसको बताता हूं मैं कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने में काफी छोटा लग रहा है लेकिन काफी अच्छा घुमाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे 7 लोग हैं जो कि नॉर्थ फेसिंग हैं, यानी सबका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ है। तो जल्दी से हम 2 डायग्राम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे भी 7 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, क्वेश्चन हमारा शुरू हो चुका है। सब लोग उत्तर दिशा में देख रहे हैं, यानी इसका राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ पे होगा। सबका राइट और लेफ्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो ये हमने अरेंज कर दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लाइन जो क्या बोली गई है इसमें, क्या सबके पास अलग अलग बॉल्स हैं और जो सबसे मैक्सिमम बॉल जिसके पास है उसके पास कितनी बॉल है? 25 कहते हैं भाई जाहिर सी बात है, जो सबसे ज्यादा बॉल रखता है उसके पास कितनी बॉल है? 25 बॉल। ठीक है, बी सिट फोर्थ राइट ऑफ ए एंड वन ऑफ देम इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। यानी पहली लाइन से क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा, बी ए के दाएं चौथे स्थान पे। तो अगर मैं ए को यहां रखता हूं तो ए के राइट 1 2 3 और 4 पे बी यहां आ जाएगा। और अगर मैं ए को यहां रखता हूं, ठीक है, यहां पे, तो 1 2 3 और बी यहां आ जाएगा। तो भाई बी ए के राइट में कौन से स्थान पे आ जाएगा? चौथे स्थान पे आ जाएगा। और इनमें से कोई एक एंड पे होना चाहिए, तो मैंने एक बार ए को एंड पे रखा है, एक बार बी को एंड पे रखा। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। 2 पर्सन्स बिटवीन बी एंड एफ, तो बेटा बी और एफ के बीच में 2 लोग होंगे, तो एफ यहां आ जाएगा इसमें, और इसमें यहां पे एफ इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एफ हु हैज 5 बॉल लेस देन सी, मतलब सी के पास जितनी भी गेंद है उसमें से अगर हम क्या बोले, सी से 5 गेंदें कम रखता है। कौन कौन रखता है भाई? एफ के बारे में बोला गया कि जो एफ है वो सी से 5 गेंदें कम रखता है। मतलब सी के पास जितनी भी गेंदें हैं उसमें से अगर हम 5 गेंद कम कर दें तो जाहिर सी बात है हमको किसकी बॉल मिल जाएगी? एफ की बॉल मिल जाएगी, क्योंकि एफ के पास सी के टोटल बॉल में से 5 बॉल कम है, तो सी की वैल्यू आना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये बोलता है एग्जामिनर, ठीक है, द नंबर ऑफ बॉल सी हैज इज स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। भाई सी के पास जो है बॉल वो किसी इवन नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। चलो ये भी हमने लिख लिया। अच्छा, द नंबर ऑफ बॉल सी हैज स्क्वायर बोलेगा, सी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। भाई ई के बाएं तीसरे स्थान पे सी होगा। तो अगर मैं ई को यहां रखता हूं सबसे एंड पे फर्स्ट में, तो 1 2 3 सी यहां जाएगा, और अगर ई को यहां रखता हूं तो सी यहां जाएगा। तो अभी ये डाउटफुल है, अलग से लिख लेते हैं कि ई के बाएं 1 2 और 3 पे कौन आ चुका है? सी आ चुका है। ठीक है, अच्छा, हु हैज 9 बॉल। अच्छी बात यहां पे बता दी गई कि ई के पास जो है वो कितनी गेंदें हैं? 9 गेंदें हैं भाई। ई के पास टोटल गेंदें 9 हैं। डी सिट थर्ड राइट ऑफ जी। ठीक है, जी के राइट थर्ड पे कौन होना चाहिए? डी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। और आगे बोला गया हु मतलब कौन? जी इज नॉट नेबर ऑफ एफ। जी एफ का पड़ोसी नहीं होगा, तो भाई जी यहां नहीं आ सकता, तो जी यहां करें अगर, और अगर जी यहां करें तो 1 2 3 पे डी यहां आ जाएगा, और अगर डी यहां आ गया तो ई यहीं आ जाएगा, और 1 2 3 पे यहां कौन आ जाएगा? सी। ये तो ठीक है। इसमें देखो एफ के बगल में हमको किसको नहीं रखना? जी को, तो जी यहां नहीं आ सकता, तो जी यहां नहीं आएगा। तो जी अगर यहां करूंगा तो जाहिर सी बात है डी इधर हो नहीं सकता, और जी को यहां करूंगा तो 1 2 3 पे डी यहां नहीं हो सकता। जी को यहां करूंगा अगर मैं, तो 1 2 3 पे डी यहां हो सकता है। ठीक है, तो मैं डी को पहले अरेंज कर लेता हूं यहाँ पे इस डायग्राम में। ठीक है, क्योंकि भाई एफ की जगह कंफर्म हो गई है कि एफ जो है वो यहीं आएगा, और अगर एफ यहां आएगा तो जी एफ के बगल में नहीं आ सकता, तो जी यहां नहीं आ सकता, जी इधर आएगा नहीं। अगर मैं जी को यहां करूं तो 1 2 3 पे डी नहीं आएगा, मतलब जी यहां आ जाएगा। 1 2 3 पे यहां कौन आ चुका है? डी। और अगर ये आ चुका है तो सी और ई की लाइन जो इसमें अरेंज नहीं होगी, क्योंकि ई के बाएं, ई यहीं आ पाएगा, ई के बाएं 1 2 3 पे कौन नहीं आ सकता? सी नहीं आ सकता। मतलब बेटा जो फर्स्ट सेकंड डायग्राम जो दिख रहा है आपको ये पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। सेकंड डायग्राम पूरा हट चुका है। ई के पास टोटल कितनी गेंदें हैं? 9 गेंदें हैं, ऐसा एग्जामिनर ने बता दिया है। तो चलो ई के पास टोटल बॉल जो है वो कितनी हो जाएंगी? 9।
ये हो गया हमारा। जी और डी भी अरेंज हो चुके हैं इसमें, इसको भी हटा देता हूं मैं फिलहाल के लिए, स्पेस आ जाए। बढ़ते हैं अगले लाइन पे, क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ते हैं। बी हैज 3 बॉल्स लेस देन ए। भाई बी के पास ए से 3 बॉल क्या है, कम है, मतलब ज्यादा है। यहाँ पे ए हैज सॉरी यहाँ पे बी हैज 3 बॉल लेस देन ए, मतलब ए के पास जितनी भी गेंद है, अगर मान लो ए के पास कितनी बॉल है 10, तो जाहिर सी बात है उससे 3 हम माइनस करेंगे तो हमको किसकी बॉल मिल जाएगी, बी की बॉल मिल जाएगी। यानी ए से 3 बॉल कम जो है वो बी के पास बॉल है। तो ए के पास 7 है तो उससे 3 कम करो, बी के पास बॉल आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो, ए हु हैज नंबर ऑफ बॉल विच इज स्क्वायर एंड ऑड नंबर। ए के पास जो बॉल है ना वो किसी विषम संख्या का स्क्वायर है। भाई टोटल बॉल अगर हमारे पास 25 हैं और स्क्वायर की बात करें तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसका मतलब जो बोला गया है कि स्क्वायर में अगर देखा जाए तो या तो ऑड नंबर में 2 लोगे या तो 3 लोगे। और नोटिस करो तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ए के पास बॉल है वो एक ऑड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, ऑड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो अब ए के पास जाहिर सी बात है 9 बॉल हो नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर की अगर बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 तक के स्क्वायर आप ले सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का लेना नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का लेना नहीं है और 1 का स्क्वायर 1। तो देखो अब जाहिर सी बात अगर ए के पास 1 बॉल हुई तो उससे 3 बॉल तो माइनस हो नहीं सकती। ए के पास 9 बॉल हो नहीं सकती क्योंकि वो किसके पास है, ई के पास है। तो इसका मतलब ए के पास बॉल कितनी है दोस्तों, तो ए के पास जो बॉल हैं वो हैं 25। ठीक है, ए के पास 25 बॉल हैं जिसमें से 3 बॉल माइनस करो तो 21 बॉल आ जाती हैं किसके पास, बी के पास। 21 बॉल आ गई किसके पास, बी के पास आ गई। ठीक है भाई, तो ये कहानी हमारी बन के आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा ये लाइन भी हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला गया, डी हैज 8 बॉल मोर देन जी। भाई डी के पास जी से 8 क्या है, ज्यादा है। मतलब डी के पास जितनी भी बॉल है, ठीक है, वो ज्यादा रखता है 8 से। तो यानी इसमें से 8 हम माइनस कम करेंगे तो हमको किसकी बॉल मिल जाएगी, जी की बॉल। भाई डी के पास जो बॉल है वो जी से 8 ज्यादा है। या इसको कैसे कर लूं मैं कि d माइनस 8 इज इक्वल टू जी, या g प्लस 8 इज इक्वल टू डी, ऐसे कह सकते हैं इसको। ये भी कह सकते हैं आप। इसको मैं हटा देता हूं कि d के पास जो बॉल है ना वो g से 8 ज्यादा है। तो g के पास जितनी भी बॉल होगी उसमें 8 ज्यादा कर दो तो d की बॉल आ जाएगी। अभी हमको ना तो g की बॉल पता है ना तो d की बॉल पता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला गया, यही जो d है जिसके पास g से 8 ज्यादा बॉल है, लेकिन यही जो d है उसके पास 7 बॉल कम है b से। ठीक है, तो b के पास अगर 21 बॉल है तो इसमें से 7 बॉल माइनस कर दो तो b के पास कितनी बॉल आ जाएंगी, सॉरी d के पास कितनी बॉल आ जाएंगी, 14 आ जाएंगी। तो दोस्तों d के पास 14 बॉल हो गई, जो कि किससे कम है, 7, b से। और अगर b से 7 कम है d के पास, तो इसका मतलब अगर d के पास 14 है तो ये 14 जो है इसके पास है। तो g में कितना जोड़ें कि 8 में कितना जोड़ें कि 14 आ जाए, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 6 आ जाएगी। 8 और 6 14, यानी जी के पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6। भाई 6 में 8 जोड़ो तो डी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। जी के पास 8 ज्यादा है। यहां जो लाइन बोली गई थी वो क्या बोली गई थी, वो यही बोली गई थी आपके लिए कि जो डी के पास 8 बॉल ज्यादा है जी से। तो यानी जी अगर 6 रखता है तो उससे 8 बॉल यानी 14 कौन रखेगा, डी रख देगा। तो हमको डी की वैल्यू 14 पता चल गई, जी की वैल्यू 6 पता चल गई, बचा है सी और एफ। और सी जो है वो किसी इवन का स्क्वायर है। तो हमारे पास इसकी इवन का स्क्वायर देखें तो 2 4, बस 2 ही नंबर का, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो सी के पास अगर 4 आएगा तो 4 में से 5 नहीं माइनस कर सकते, मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा किसके पास, सी के पास। सी के पास टोटल 16 बॉल हो जाएंगी, जो कि इवन नंबर का स्क्वायर है 4 का। और 16 में से अगर हम 5 माइनस करें तो कितना हो जाएगा भाई, 16 में से 5 माइनस करें तो 11 बॉल जो हो जाएंगी वो किसके पास हो जाएंगी, हमारे एफ के पास 11 बॉल हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो बॉल हैं किसके पास कितनी हैं वो यहाँ पे अरेंज होके आ चुके हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। इससे 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप एक बार फिर से बनाइएगा। ए के पास 25 बॉल, एफ के पास 11, सी के पास 16, जी के पास 6, बी के पास 21, ई के पास 9 और डी के पास 14 बॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, देखो ध्यान से, एक नंबर सीरीज दी गई है और इससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नंबर सीरीज यहाँ पे क्या बोली गई है,
873, 678, 172 ये नंबर सीरीज। इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया कि इन ईच नंबर व्हेन वी एडेड 1 टू ईच ऑड डिजिट, डिजिट बोला गया, एंड 2 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम ईच इवन डिजिट, मतलब सभी जो अंक हैं, डिजिट मतलब एक एक नंबर की बात कर रहा, ठीक है। तो मतलब कि अगर कोई ऑड डिजिट है तो उसमें हमको एक ऐड कर देना है, और अगर कोई इवन डिजिट है तो उसमें हमको क्या करना है, 2 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया ऐसा करने के बाद सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा बचेगा, ठीक है, सबसे लोवेस्ट नंबर। तो ऐसा कर लेते हैं, लोवेस्ट नंबर की अगर बात करें तो ऑड में हमको 1 जोड़ देना है, ठीक है, इवन में 2 घटाना, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट में कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इवन दिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 घटा देंगे तो 4 दिख रहा। ये ऑड है, इसमें 1 जोड़ना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 शुरुआती नंबर। ये इवन है, इसमें क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, अगर इसमें हम 2 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर बात करें, ठीक है, अगर इसमें बात करें तो ये हो जाएगा, ये ऑड है तो ऑड में 1 जोड़ देंगे 6, ऑड में 1 जोड़ देंगे 4। तो अब देखो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी बन के आएगी, तो जाहिर सी बात है यही बन के आएगी, 285, ठीक है। 285 में जाहिर सी बात ये 0 हो जाएगा, और अगर 8 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 6, और 5 की बात करें अगर तो 5 एक ऑड नंबर, तो यहाँ पे 65 जो है वो, सॉरी 5 एक ऑड नंबर है तो +1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। हाँ, तो ये नंबर बन के आएगा 66 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, 285 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th है आपका, ठीक है। इवन नंबर में हमको क्या करना है, 2 घटाना, ठीक है। तो 2 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 0 बचेगा, तो जाहिर सी बात है सबसे छोटी संख्या बन के आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगर सभी संख्या के सभी डिजिट्स को, ठीक है, अगर हम इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ऑल नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, चलो इनको असेंडिंग ऑर्डर में करो, छोटे से बड़े में, तो 3 यहां आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे बेटा 6, 7, 8 अरेंज है, 127, 258, 125 एंड 334, ठीक है। अब बताना है कौन सा तीसरा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर अगर बात करें सबसे हाईएस्ट नंबर की, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, 678 पहला। दूसरा हाईएस्ट नंबर दिखाई दे रहा है आपको कौन सा, 378, और तीसरा हाईएस्ट नंबर दिखाई दे रहा है कौन सा, 334। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 343 इज द आंसर, थर्ड हाईएस्ट नंबर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलिए आंसर जो है ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग दिया गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अगर इस सीरीज में, देखो ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, इससे 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जामिनर 5 क्वेश्चन देता है जो कि आपके सामने दिख रहा। इसमें प्रत्येक डिजिट के शुरू के 2 अंकों को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो सेकंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है। ये बहुत आसान होता है लेकिन इसमें गलती आप कर देते हो, तो यहां मैं लिख देता हूं 873, 678, मैं एक जो लिख के सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, 172, ठीक है, 172, 285, 521, 343, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, 783, ठीक है, 783, यहाँ पे 768, 712, 172 है तो 825, 251, 433, ठीक है। इन सभी नंबर्स को हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज करके रख दिया। अब अगर फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज हमने किया है तो बताइए इनमें कौन सी सेकंड हाईएस्ट नंबर बन के आएगा। सेकंड हाईएस्ट एग्जामिनर ने पूछा है सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सबसे हाईएस्ट अगर आप देखेंगे इसमें तो वो कौन दिख रहा है आपको, 825, और उसके बाद कौन दिख रहा है, 783। तो आंसर आएगा इसका क्या, 783 या फिर 873। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 873, क्योंकि आंसर ओरिजिनल वैल्यू के आधार पे लिखी गई, ठीक है। चलिए ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म है जो आपके सामने मैंने दिया हुआ है। इसमें आपको बताना क्या है कि अगर दी गई इक्वेशन ये बिल्कुल सही है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज नॉट ट्रू, ठीक है। डेफिनेटली फॉल्स पूछा गया कि इनमें से दिया गया कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो निश्चित रूप से गलत है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फॉल्स पूछ रहा है एग्जामिनर की ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। तो सर बिना समय गंवाए क्वेश्चन का ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया P माइनस क्यू, माइनस का मतलब है फादर, तो P जो हैं वो फादर हैं किसके, Q के, ठीक है। Q माइनस R,
क्यू जो है वो आर के क्या है, पिता है, तो क्यू फादर हो जाएंगे यानी मेल हो जाएंगे, आर के फादर हो जाएंगे। ठीक है, आर एंड एस, एंड का मतलब यहाँ पे दिया गया है वाइफ, तो आर वाइफ हो जाएंगी किसकी, एस की, तो एस उनके क्या हो गए, हस्बैंड हो गए। और एस माइनस ई, ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, फादर, एस फादर हो जाएंगे किसके, ई के। और ई के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ई एंड एफ, एंड का मतलब यहाँ पे दिया गया है वाइफ, तो ई जो है वो वाइफ हो जाएंगे किसकी, एफ की। ठीक है, तो एफ उनके क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। आगे उसके बाद क्या बोला गया, एफ प्लस टी, तो प्लस का मतलब दोस्तों क्या दिया गया, ब्रदर, यानी एफ जो है वो भाई हैं किसके, टी के। ठीक है, अगर एफ टी के भाई हो गए तो एफ ब्रदर हैं टी के, कुछ इस तरह से बनेगा। टी का जेंडर आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, एफ भाई हैं टी के। अब इसके बाद क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो गलत है, जरा चेक कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन, क्या आर क्यू की बेटी है, तो हाँ ये तो बिल्कुल सही है कि क्यू की बेटी आर है, तो ये सही है। और होना क्या चाहिए था, गलत, तो ये आंसर तो नहीं आ सकता। ठीक है, P इज ग्रैंड फादर ऑफ आर, P आर के क्या दादाजी हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही दिख रही है कि P जो है वो आर के क्या है, दादाजी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। E जो है वो बहू है आर की, तो देखो क्या E आर की बहू है, जी नहीं, क्योंकि E जो है वो आर की क्या है यहाँ पे बेटी, भाई इन दोनों की बेटी है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। मतलब एक्चुअली ये गलत है, लेकिन ये आंसर हम इसको टिक करेंगे। जरा आगे देखो, F क्या S का दामाद है, तो हाँ एस का दामाद है, एस की बेटी का पति, तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, जो कि डेफिनेटली फॉल्स आ रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ओनली थर्ड ऑप्शन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। समझ में आई बात। इक्वेशन को बनाना है और उसके बाद सॉल्व आपको करते चले चलना है। फिर देखिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के सेंटेंस कोडिंग से बेस्ड है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ कोड्स दिए गए होंगे, आपको इन कोड्स को सॉल्व करके बताना। जैसे पूछा गया इसमें एप्लीकेशन का कोड क्या होगा, तो ढूंढिए एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो एप्लीकेशन आपको देखिए फर्स्ट में दिखाई दे रहा है और लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो इसका जो कोड होगा वो भी फर्स्ट और लास्ट में कॉमन होगा। तो एक ऐसा कोड जो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में कॉमन हो, वही हमारा आंसर होगा। तो CZ क्या इसमें दिख रहा, हाँ दिख रहा। क्या CZ और कहीं तो नहीं दिख रहा, नहीं, मतलब CZ हो सकता है, हो सकता है। NC, क्या NC लास्ट में है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। ST नहीं होगा, लास्ट में नहीं है। BD ये भी लास्ट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, CZ इज द राइट आंसर। और CZ इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दी। CZ ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, तो आपको बस क्वेश्चन को इसी तरह से लेके समझते चलते चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, पोस्ट का कोड क्या होगा। वैसे ही ढूंढिए जरा, पोस्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, पोस्ट फर्स्ट में पोस्ट है क्या, हाँ जी फर्स्ट में पोस्ट है। सेकंड में है क्या, बिल्कुल है। थर्ड में है क्या, नहीं। फोर्थ में है क्या, नहीं। तो पोस्ट अगर फर्स्ट और सेकंड में है तो इनका कोड भी फर्स्ट और सेकंड में होगा। तो क्या BD इसमें दिख रहा है आपको, नहीं, तो BD तो नहीं हो सकता। ST इसमें दिख रहा क्या, नहीं, तो ST भी नहीं होगा। NC देखो दोनों में दिखाई दे रहा है, और NC इसके अलावा और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, NC। CZ हो नहीं सकता क्योंकि वो एप्लीकेशन का कोड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, NC, जो कि कहाँ मौजूद है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में 5 और आप उनको पांचों का रिप्लाई करते हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, NC। अच्छा, BD किसका कोड है, ये एग्जामिनर ने पूछा है, आपसे पूछा है BD किसका कोड है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों BD सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। BD हमको दिखाई दे रहा है फर्स्ट में, ठीक है, BD हमको दिखाई दे रहा है फर्स्ट के अलावा, और कहाँ दिखाई दे रहा है, सेकंड में है क्या, नहीं। थर्ड में दिखाई दे रहा है, हाँ जी, और कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में BD अगर है तो इसका कोड भी फर्स्ट और थर्ड में होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, नोट है क्या, जी हाँ नोट है। नोट और कहीं तो नहीं दिख रहा, नहीं। एप्लीकेशन हो नहीं सकता। जॉब, जॉब अगर देखा जाए तो ये जॉब भी यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जॉब भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो जॉब भी हो सकता है। क्या जॉब और कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो हमको देखा जाए तो जॉब इसके अलावा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पोस्ट, ठीक है, पोस्ट का हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, पोस्ट थर्ड में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब जो BD कोड है वो किसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। एक बार फिर से इसको समझते हैं। जिसके बारे में पूछा गया, जैसे हमको BD के बारे में पूछा गया कि BD कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है,
या बीडी का जो कोड होगा वो इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो बीडी वर्ड है वो कहाँ दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड में है, इसका जो कोड होगा वो भी फर्स्ट और थर्ड में होगा। तो फर्स्ट और थर्ड इनमें कौन सा ऐसा शब्द है जो सिर्फ इन्हीं में है और बाकी कहीं नहीं है। तो नोट, NOTE, देखो आपको फर्स्ट के बाद सेकंड में है क्या, नहीं है, थर्ड में है। नोट शब्द जो है वो थर्ड में है। ठीक है, क्या फोर्थ में नोट शब्द है, नहीं। तो इसका मतलब ये जो बीडी शब्द है वो किसका कोड हो सकता है, नोट का हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो नोट के अलावा और कौन सा शब्द देखा जाए, जॉब, एप्लीकेशन तो होगा क्योंकि एप्लीकेशन लास्ट में। क्या जॉब थर्ड में है, हाँ सर, जॉब भी थर्ड में। क्या जॉब सेकंड में है, नहीं। क्या जॉब फोर्थ में, नहीं। तो इसका मतलब बीडी कोड किसका हो सकता है, जॉब का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट के साथ जॉब का भी कोड हो सकता है। इसके अलावा और कोई वर्ड देखा जाए तो पोस्ट, पोस्ट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब बीडी जो कोड है वो या तो नोट का होगा या तो JOB, जॉब का हो सकता है, क्योंकि सर एक ऐसा ये कोड है जो कॉमन है और वर्ड भी कॉमन। अच्छा, इसमें एक और ऐसा वर्ड होगा, कोड होगा जो कॉमन होगा फर्स्ट और थर्ड में केवल। CZ नहीं है, NC नहीं है, ST। आप देखो यहाँ से ST सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ST और BD जो है ना वो कोड किनके हो जाएंगे, इन्हीं दोनों में से किसी एक का कोड कोई सा भी हो सकता है। तो फिलहाल आपको किसका पूछा गया, BD का। तो जो BD का कोड है वो देखा जाए तो नोट और जॉब में से कोई एक हो सकता है। तो इसका आंसर ईदर नोट होगा या तो नोट, ठीक है, या फिर जॉब। अब ऐसा ऑप्शन में हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, जॉब भी दिख रहा है, नोट भी दिख रहा है, तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते इसका आंसर क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर हमारा क्या आ रहा, या तो नोट या तो जॉब। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, वॉइस फ्रॉम लॉजिक लेटर का आंसर क्या होगा। वॉइस फ्रॉम लॉजिक लेटर, अब जरा जल्दी जल्दी काम करते हैं, इसको ढूंढ लेते हैं। वॉइस फ्रॉम लॉजिक लेटर की बात करें अगर, ठीक है, तो पहला काम जल्दी से वॉइस का पहले ढूंढिए इसमें। ठीक है, वॉइस, वॉइस आपको फर्स्ट में दिखाई नहीं दे रहा, सेकंड में दिखाई दे रहा है क्या, हाँ। सेकंड के बाद थर्ड में नहीं, फोर्थ में वॉइस दिखाई दे रहा है। तो सेकंड और फोर्थ में कौन सा ऐसा कोड है जो कॉमन है, तो PT नहीं है, RS नहीं है, NC नहीं है, DP। इसका मतलब वॉइस का कोड क्या हो जाएगा, DP। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कोड इसका, वॉइस का कोड हो जाएगा DP। फ्रॉम, ठीक है, फॉर्म में माफी चाहूंगा, फॉर्म FORM, फॉर्म फर्स्ट में नहीं है, फॉर्म जो है वो सेकंड में। ठीक है, अगर फॉर्म सेकंड में है और देखा जाए थर्ड और फोर्थ में क्या फॉर्म दिखाई दे रहा है, थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड में फॉर्म नहीं है, फोर्थ में भी फॉर्म नहीं है, यानी फॉर्म, अगर फॉर्म शब्द जो है वो सिर्फ दिखाई दे रहा है आपको कहाँ पे, सेकंड में, तो इसका जो कोड होगा वो भी सिर्फ सेकंड में दिखाई देगा। ठीक है, तो एक ऐसा कोड जो सिर्फ सेकंड में दिखाई दे, तो PT कहीं दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ दिख रहा है, ये नहीं होगा। RS किसी में दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, RS इसमें नहीं दिख रहा, ये हो सकता है। NC आपको दिखाई देगा क्या, कहीं पे ऊपर दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। DP जो है नीचे दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब फॉर्म का कोड हो जाएगा RS, DP RS हमको चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे सभी लोग, इनकी पोजीशंस चेंज हो सकते हैं। लास्ट वाले में DP नहीं दिख रहा तो ये कैंसिल हो जाएगा D वाला, बाकी सब में DP RS दोनों में दिखाई दे रहा है, DP RS दिखाई दे रहा है, मतलब ये हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो लॉजिक। अब लॉजिक का कोड अगर जल्दी से ढूंढ लें हम लोग, ठीक है, तो लॉजिक का कोड क्या हो जाएगा। लॉजिक शब्द जो है फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ में लॉजिक अगर कॉमन है तो इसका कोड भी कॉमन हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा कोड है जो थर्ड और फोर्थ में कॉमन है दोस्तों, तो आप देखो यहाँ से BD इसमें है क्या, नहीं है। MS हो सकता है क्या, MS ऊपर तो नहीं है, नहीं। PT इसमें देखा जाए तो PT इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ये भी नहीं होगा क्योंकि PT ऊपर कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ है। ST कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंफर्म है कि MS कोड हो जाएगा किसका, लॉजिक का। तो DP RS MS हमको चाहिए। DP RS MS हमको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, DP RS MS इसमें दिखाई दे रहा है, DP RS MZ इसमें दिखाई दे रहा है, MS नहीं दिखाई दे रहा, ये कैंसिल हो जाएगा। DP RS MS इसमें भी दिखाई दे रहा है, मतलब इसका आंसर अब किस पे डिपेंड करेगा, लेटर पे, कि लेटर का कोड क्या हो जाएगा। अब जरा एक काम करना, ठीक है, लेटर का कोड अगर हमसे पूछा गया तो जरा देखो इसमें लेटर कहाँ दिखाई दे रहा है। आप नोटिस करो तो इसमें लेटर शब्द है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो अगर लेटर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका जो आंसर होगा या कोड होगा वो भी इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए। तो देखा जाए तो इन दोनों में NC और FM, इनमें से कौन सा ऐसा कोड है जो उसमें नहीं है। तो NC आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो NC तो आंसर हो नहीं सकता,
क्योंकि जब लेटर इसमें है ही नहीं तो इसका कोड भी इसमें नहीं होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। DPRS MS और FM जो है वो मान लिया जाएगा किसका कोड, लेटर का। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके इससे आते हैं और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इसको अच्छे से किया होगा। बिल्कुल यही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है और एग्जाम आपको क्रैक करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया है, हमको चेक करना है कि P से F की तरफ चलना है। देखो P हमको कहां दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है, और F हमको यहां दिखाई दे रहा है। तो P से F के पास जाने के लिए हमको पहले P से कहां चलना पड़ेगा, तो आप देखोगे P से पहले हमको जाना पड़ेगा T के पास, ठीक है, और उसके बाद T से हमको कहां जाना पड़ेगा, F के पास, ठीक है। तो P से जब T जाएंगे, पीछे से आगे जाते वक्त साइन पलट जाते हैं, तो ये साइन ऐसा आ जाएगा, और T से F की तरफ जाते वक्त ये वाला साइन ऐसा हो जाएगा। इस साइन को पलट दो, ऐसा दिखाई देगा, और इस साइन को पलट दो, ऐसा। इससे स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, साइन पलट दो। पीछे से आगे जा रहे हो, साइन पलट दो आप, ठीक है। आगे से पीछे जाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, इनमें प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर को। क्या वो ग्रेटर यहाँ दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, मतलब पहला गलत है। I से R मुझे चलना है, तो I से R जाने के लिए मुझे पहले चलना पड़ेगा I से T, मतलब इक्वल का साइन, और T से R, और T से R जाएंगे, देखो साइन क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं, मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों गलत हैं। इधर और यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि इधर और की कंडीशन यहाँ फुलफिल हो नहीं रही है। तो इसका आंसर क्या लगेगा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमको कहां से कहां चलना है, X से E की तरफ चलना है। देखो X यहां दिख रहा, तो X से कहां चलेंगे, U से H, और H से कहां चलेंगे, E। तो X से U यानी पीछे से आगे गए तो साइन पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। U से H इक्वल और H से E लेस देन इक्वल। देखो H से E जाने वक्त साइन नहीं पलटा हमने। अब चाहे इन तीनों में प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन को। यहां दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो L से E अगर हमको चलना है, फ्रॉम L टू E, और L से E जाने का जो रास्ता है वो कौन सा है, बहुत ही सिंपल है। ये पहले L से चलो H की तरफ और फिर H से E की तरफ। तो L से H की तरफ जाओगे, सारे साइन पलट जाएंगे। तो पहले ये वाला साइन ऐसे हो जाएगा, फिर ये वाला साइन ऐसे हो जाएगा, इक्वल तो ऐसे ही रहेगा, पलट गए, और H से E सिंपल ये वाला साइन रहेगा। प्रेफरेंस किसको देंगे, इसी को देंगे। वो साइन यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मतलब इसका आंसर साफ साफ सुंदर लहजों में कहा जाए कि दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, पांचवा, ठीक है। इनइक्वालिटी बहुत सिंपल सेगमेंट है और आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है, इसी से क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा बनते। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्शन डिस्टेंस का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। मजा आएगा इसको, आप वीडियो पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इससे मैंने एक क्वेश्चन दिया है बहुत ही छोटा सा, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, डायग्राम पूरा बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद इससे 1, 2, 3 या 4 जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनको बहुत आसानी से बनाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं जरा सा। क्वेश्चन क्या था कि पॉइंट P जो है वो 8 मीटर वेस्ट है किसके, G के, ठीक है। डायग्राम इसका क्लियरली बनाते हैं। तो P जो है वो G के पश्चिम दिशा में, तो अगर मैं G को यहां रखता हूं, ठीक है, तो G के पश्चिम दिशा में P है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से वो कर लेते हैं, बीच बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था कि जो P है वो G के वेस्ट में, तो अगर मैं G को यहां रखता हूं सपोज, तो G के वेस्ट में कौन आ जाएगा, पश्चिम दिशा पे P आ जाएगा। अच्छा, इनकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट G जो है वो 16 मीटर ईस्ट है किसके, T के। G T के ईस्ट में, तो T इधर कहीं होगा, तो T के ईस्ट में जो G है वो 16 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर, ठीक है। 16 मीटर पे G आ गया। H ईस्ट में है E के, नहीं पता अलग से बना लो, तो E के ईस्ट में जो है वो H है। E जो है वो 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट है L के, तो L इधर कहीं होगा। L के नॉर्थ वेस्ट में 5 मीटर पे कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट कहीं होता है ना भाई, L के नॉर्थ ईस्ट का मतलब देखो, L अगर ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ वेस्ट यही होता है ना। तो L के नॉर्थ वेस्ट में कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। अलग से लिख लिया इसको। पॉइंट E जो है L से नॉर्थ वेस्ट में 5 किलोमीटर पे। A जो है वो 12 मीटर साउथ है F के, ठीक है। तो F अलग से बनाते हैं, F के साउथ में है A, कितने पर, 12 मीटर पे। A जो है वो 12 मीटर साउथ है F के, 12 मीटर पे। एंड पॉइंट P जो है इनका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात होगी कि F ऊपर कहीं होगा और A यहां नीचे होगा। इन दोनों का मिड पॉइंट कौन है, A, P है।
ठीक है, और ये डिस्टेंस 12 है, मतलब ये 6 मीटर होगा, ये भी 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ए जो है वो 12 मीटर साउथ है एफ के एंड पॉइंट पी इज बिटवीन देम। एल जो है वो 8 मीटर साउथ है एस के। ठीक है, एल एस के साउथ में 8 मीटर पे है, तो एस के साउथ में एल जो है वो कितने पर है, 8 मीटर पे है। ठीक है, और एल से जाहिर सी बात है 5 मीटर के डिस्टेंस पे कौन है बेटा, ई है, और ई के बाद एच उसके ईस्ट में कहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। अलग से बनाते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या है। एल 8 मीटर साउथ है एस के, एच जो है वो मिड पॉइंट है किसका, एल और एस का। एल और एस का मिड पॉइंट है, यानी कि एच आप नोटिस करो, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, यानी ई जो है यहां पे आ जाएगा कहीं पे इस तरह से, ये देखो ये हो गया ई 5 मीटर पे, और इसके यहां पे कौन आ जाएगा, एच। ठीक है, एच जो है वो एल और एस के बीच में आ गया। ठीक है, अभी ऊपर एक डायग्राम बनता चला जा रहा है। फिर क्या बोला गया, टी जो है वो 14 मीटर साउथ है ई के। टी जो है वो ई के साउथ में 14 मीटर पे है। तो देखो बेटा, अगर कहीं पे ई यहां हुआ तो ई के साउथ में यानी नीचे की साइड, सॉरी ई के जो साउथ है ना, नीचे की साइड जो है ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 14 मीटर की। ठीक है, टी जो है वो 14 मीटर साउथ है किसके, ई के, और अगर ई यहां आया तो जाहिर सी बात है कि एल और एस जो हैं वो यहीं कहीं होंगे इसमें सपोज। ठीक है, मान लेते हैं ये एल होगा ई से। ठीक है, ये एल हो गया 5 मीटर की डिस्टेंस, और एल से ऊपर की तरफ देखा जाए तो एस है, और जाहिर सी बात है यहां बीच में एच होगा। ठीक है, तो एल और एस के बीच में एच एग्जैक्टली बोला गया था, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, 8 की, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और एग्जैक्टली बीच में कौन है, एच। और ये जो लाइन बोली गई थी क्या, कि जो एच है वो ई के कहाँ होना चाहिए, ईस्ट में। ये देखो यहाँ बोला गया, थोड़ा सा इसको मैं सही से कर ले रहा हूं। ठीक है, यहां पे ई कर लेते हैं, ई के ईस्ट में एच हो गया, ई जो है वो 5 मीटर हो गया नॉर्थ वेस्ट में, और ये देखो ये बन चुका है डायग्राम, इधर पे देखो बन चुका है आपका। ठीक है, एफ और ए जो है वो 12 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, एफ और ए आपका बन चुका है, ई बन चुका है, एल एच, यानी सारा कुछ बन चुका है। ये आपका डायग्राम सॉल्व हो गया, देखो ध्यान से कुछ ऐसा डायग्राम ये बन के आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ही क्वेश्चन इसने पूछा है एग्जामिनर ने कि एफ एल के रिस्पेक्ट में कहां पे, तो एल के रिस्पेक्ट में एफ कहां पे है, तो जाहिर सी बात है एफ जो होगा वो इसमें एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते यहाँ पे ना, एल के रिस्पेक्ट में एफ किधर है, तो ईस्ट में भी नहीं आ रहा एफ और साउथ में भी नहीं आ रहा, तो कहां पे आएगा, ये साउथ और ईस्ट के बीच में आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द आंसर। ठीक है, ऑप्शन विल बी सेकेंड। ठीक है, आपको बस डायग्राम को समझना है, डायग्राम को बनाने की कोशिश करना है। लास्ट में उन्होंने डायग्राम को लिंकअप कर दिया है, ई और टी को कनेक्ट करके पूरा डायग्राम जोड़ा है। तो मैंने एफ टी ए पी जी, यानी ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पूरा अलग बनाया था, उसके बाद ये वाला डायग्राम जो था इसको अलग बनाया था, फिर लास्ट में लाके इनको जोड़ दिया। दैट्स इट, सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा उम्मीद करता हूं। परिवार की 3 पीढ़ियों में 8 व्यक्ति रहते हैं, ब्लड रिलेशन का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इनको अरेंज कर लेते हैं। पहला, 3 जनरेशन है, ठीक है, और 8 टोटल पर्सन यहां पे दिए गए। के जी की डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। ठीक है, तो जी की डॉटर इन लॉ मतलब जी का कोई बेटा होगा, उनकी जो वाइफ होंगी वो कौन हो जाएंगी, के, जी की डॉटर इन लॉ। एम एल के फादर हैं, ठीक है, तो अलग से बना देते हैं, एल के फादर कौन होंगे, एम, फादर मतलब मेल, मेल को हम बॉक्स में रख रहे हैं। ठीक है, फीमेल को सर्कल में, हस्बैंड वाइफ को प्लस से बना रहे हैं। अच्छा, क्या बोला गया, एम इज अ फादर ऑफ एल हु मतलब कौन, एल की बात हो रही है कि जो एल है वो बहू है किसकी, पी की। अगर एल बहू है पी की तो जाहिर सी बात है इसका कोई हस्बैंड होगा, और उसके मम्मी या पापा कौन हो जाएंगे, पी हो जाएंगे। ठीक है, एम जो है वो पापा है एल के, और एल बहू किसकी है, पी की हो जाएगी, यानी पी के बेटे की वाइफ हो जाएगी कौन, एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। एच जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, जी का।
जी का ब्रदर इन लॉ मतलब या तो जी के हस्बैंड का भाई, ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होगा, जीजा, साला या देवर। अब अगर जी मेल हुए, सपोज यहां पे मैं इसको बनाता हूं, समझना ध्यान से, ब्रदर इन लॉ मतलब यहां पे क्लियर कैसे करेंगे। अगर जी मेल हुआ तो उसकी वाइफ का भाई, ठीक है, वाइफ का भाई यानी कौन, एच। और अगर जी फीमेल हुई, सपोज अगर जी फीमेल हुई तो उनके हस्बैंड का भाई। तो एक बात तो तय हो गई, इसको हम ये ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है, जी का जेंडर भी नहीं पता, यानी जी के कोई हस्बैंड या वाइफ का ये भाई जो है वो कौन होगा, एच हो जाएगा। जी का जेंडर भी क्लियर नहीं है। आगे क्या बोला गया, एच जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, जी का, एंड ओनली सन ऑफ एफ, यानी एच जो है वो इकलौता बेटा है किसका, एफ का। ठीक है, इकलौता बेटा है मतलब बेटा एक ही होगा जो कौन है, एफ का इकलौता बेटा कौन है, एच। इकलौता बेटा हुआ मतलब जी की कोई वाइफ होगी और जी क्या होंगे, हस्बैंड, यानी इसका क्या होगा, साला। एफ का इकलौता बेटा कौन हो गया, एच। ठीक है, टी एफ का ग्रैंड सन है। ठीक है भाई, टी जो है वो एफ का ग्रैंड सन है। ठीक है, टी जो है वो एफ का ग्रैंड सन है, मतलब हिंदी में अगर बोले तो ग्रैंड सन मतलब नाती भी होता है, पोता भी होता है। तो एक काम करते हैं, एफ की बेटी या बेटा, उसका जो बेटा है वो कौन है, टी है। टी एफ का ग्रैंड सन है। ठीक है, एच अनमैरिड है। देखो यहाँ पे पिक्चर क्लियर होगी, अगर एच अनमैरिड है तो यानी टी का जो ग्रैंड सन हो गया वो कौन हो गया, सॉरी एफ का ग्रैंड सन जो हो गया वो नाती होगा। और नाती मतलब इन दोनों का बेटा, वो यानी टी यहां आ जाएगा। एफ का ग्रैंड सन, एफ की बेटी का बेटा। ठीक है, टी के का हस्बैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे क्या बोला गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया इसमें, सी एक सॉरी इट इज जी, जी एक पुरुष है। ठीक है, जी एक पुरुष है यानी कि जी इज अ मेल। ठीक है, वो हो गया। और एम हैज 2 चाइल्ड, एम के 2 बच्चे हैं। अब जरा ध्यान दो, एम के 2 बच्चे हैं भाई, एक बेटी उसकी एल है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो एम है उसकी जो बेटी है वो ये होगी, तो एम इनका हस्बैंड होगा। ठीक है, एम हस्बैंड होगा और एफ वाइफ होंगी और एम की बेटी कौन हो जाएगी, ये एल। ठीक है, एम की बेटी एल हो गई, एल का हस्बैंड कौन हो जाएगा, जी। और जी के मम्मी या पापा कौन हो जाएंगे, पी हो जाएंगे। ठीक है, पी हो जाएंगे। तो आप इस तरह से देखो, क्या 8 लोग टोटल अरेंज हो गए, 8 लोग टोटल अरेंज हो चुके हैं। एम के 2 बच्चे दिख रहे हैं आपको, एक एच है और एक कौन है, एक एल। 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हो गए। 3 पीढ़ियां भी यहां हो चुकी हैं। पी का जेंडर जो है अभी भी हमको नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि एल जो है वो पी की बहू है, तो पी की बहू तो है एल, लेकिन पी उसके ससुर है कि सास है। और एम जो है वो फादर है किसके, एल के। तो एम का क्लियर हो गया। ठीक है, पी का अभी तक कुछ नहीं पता, छोड़ दो। पूछा क्या गया है कि एम का रिश्ता जी से क्या होगा, तो एम जो है वो जी के कौन लगेंगे, तो जरा बताओ आप। तो जी के कौन लगेंगे, जी की जो वाइफ है, वाइफ के पापा। वाइफ के पापा कौन होते हैं, ससुर होते हैं, फादर इन लॉ, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3rd हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फादर इन लॉ। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेट करके देगा तो आप इसको ऐसे ही बनाओगे। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये बॉक्स बेस्ड एक पजल है। 3 पजल 4 पजल आपके एग्जाम में मिलने की पूरी आशंका है, 3 तो कम से कम बनेगी। तो कोशिश ये करना है कि आपको ये सारी पजल्स बनानी, प्रैक्टिस बहुत करना। लेवल इससे ज्यादा नहीं होगा, यही लेवल होगा, लेकिन आपको बनना चाहिए। ठीक है, 8 बॉक्सेस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, मैं बनाता हूं। आई होप आप इसको बना चुके होंगे वीडियो पॉज करके। MNOP Q और R और S, ठीक है, ये पूरे क्या हैं, 8 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे बॉक्सेस में कर लेना हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये बॉक्सेस के नंबर्स मैंने लिख दिए 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे करीबन हम 2 कंडीशंस ले लेते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन से क्वेश्चन को बना लेते हैं। 2 या 3 कंडीशन से क्वेश्चन को शुरू ही किया जाता है इसमें, है ना। अच्छा, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन M एंड T। M और T के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं। तो M के बाद 1 2 3 छोड़ के T हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि T ऊपर हो, M नीचे हो। अच्छा, M जो है वो या तो टॉप पे है या फिर एक्सट्रीम बॉटम पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, M को इसमें मैं टॉप पे रखता हूं, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा, T। और इसमें M को बॉटम पे रखता हूं, तो 1 2 3 छोड़ के T यहाँ आ जाएगा। तो चलो M और T की लाइन तो बन चुकी। अब उसके बाद क्या बोला गया, बॉक्स O प्लेस्ड जस्ट अबव N। ठीक है,
एन के जस्ट अबव कौन है? ओ बॉक्स है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया इसमें। ठीक है, एस बॉक्स, एस जो है वो जस्ट बिलो है टी के, टी के जस्ट बिलो कौन है? एस, टी के जस्ट बिलो कौन है? एस। देयर आर टू बॉक्सेस बिटवीन आर एंड एस, तो आर और एस के बीच में अगर दो बॉक्स होंगे तो इसमें नीचे तो नहीं हो सकता, तो एक और दो छोड़ के आर इसमें यहां आ जाएगा, इसमें एक और दो छोड़ के आर नीचे नहीं आएगा, तो एक और दो छोड़ के आर इसमें ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखा जाए, अच्छा ये जो लाइन थी वो बनती दिख जाएगी हमको। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। नॉट मोर देन टू बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन एम एंड आर, एम और आर के बीच में दो से ज्यादा बॉक्स नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन टू बॉक्सेस बिटवीन एम एंड आर, तो ये लाइन जैसे ही आएगी दोस्तों आपका एक फ्रेम क्लियर हो जाएगा, सेकंड वाला जो है वो गलत है। देखो एम और आर के बीच में दो से ज्यादा बॉक्स है, मतलब फर्स्ट वाला सही है। इसमें देखो कितने बॉक्स है एम और आर के बीच में? सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स है। ठीक है, फिर क्या बोला गया? मोर देन थ्री बॉक्सेस बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में तीन से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए, ओ और पी के बीच में तीन से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए। इसका मतलब अब अगर ओ और पी को मैं अरेंज करूंगा, देखो यहाँ पे एन के जस्ट ऊपर ओ होना चाहिए, तो बेटा अगर एन को मैं फर्स्ट पे रखता हूं, ठीक है, एन को मैं फर्स्ट पे अगर रखता हूं, यहाँ पे एन को फर्स्ट रखा तो यहाँ पे किसको रखूंगा? ओ को। तो पी के बीच में और ओ के बीच में क्या होंगे? तीन से ज्यादा बॉक्स, तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे पी यहाँ आ सकता है क्या? ओ और पी के बीच में तीन से ज्यादा बॉक्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसा होता, ठीक है, एन और ओ की जगह यहाँ पे और कहीं दिख रही क्या? अगर मैं एन और ओ को यहाँ रख नहीं सकता तो यही एक जगह बचेगी मेरे पास, मेरे ख्याल से ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और क्वेश्चन में एक नाम जो बच गया है वो कौन सा नाम आपके सामने है? तो वो नाम है क्यू का, तो इस तरह से क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो सारी कंडीशन अरेंज हो चुकी हैं, 8 बॉक्सेस पर बेस्ड ये छोटा सा क्वेश्चन जो था वो आपने बना लिया है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आपके सामने जब आते हैं तो आपको वहां पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बनाना है, और क्वेश्चन को बनाना नहीं है, क्वेश्चन को सही बनाना है। ठीक है ना, आप आराम से इसको पुट डाउन करेंगे और आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी पर। सिलोगिज्म के क्वेश्चंस के साथ ये हमारा सेशन एंड होगा। सिलोगिज्म के क्वेश्चंस क्या हैं कि ऑल इंजीनियर्स आर विल्जर्स, आपने पढ़ा होगा, इसको सॉल्व करना है। सारे के सारे इंजीनियर जो हैं वो किसके अंदर आ गया? विल्जर्स के। नो विल्जर्स आर नर्स, कोई भी विल्जर्स जो है वो नर्स नहीं है। ऑल नर्सेस आर मैनेजर, सारी नर्स जो है वो कौन है? मैनेजर। ठीक है, पहला नो इंजीनियर इज अ मैनेजर। ठीक है, याद रखना नो का मतलब होता है 100%, ये इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो पहले देखो इंजीनियर और मैनेजर का कोई रिलेशन है क्या? तो इंजीनियर का मैनेजर मतलब पूरे मैनेजर से, मैनेजर मतलब कितने मैनेजर से? 100% से, और इंजीनियर मतलब कितने इंजीनियर का? पूरे का। तो क्या पूरे इंजीनियर का पूरे मैनेजर से कोई रिलेशन है? अच्छा एक बात बताओ, इंजीनियर को मैनेजर से कनेक्ट करने वाली कड़ी कौन है? एन, एन मतलब नर्सेस। क्या इस नर्स का पूरे मैनेजर से रिलेशन है? नहीं, क्योंकि नर्स का सिर्फ उतने मैनेजर से रिलेशन है जो इसके अंदर, बाकी किसी मैनेजर से नर्स का रिलेशन नहीं है। तो बेटा जब नर्स का ही पूरे मैनेजर से रिलेशन नहीं, तो क्या इधर वाले इंजीनियर का होगा? नहीं होगा, मतलब ये बिल्कुल गलत है। रिलेशन चेक करना है, और नो का मतलब ये मत देखना हाँ नहीं है, नो का मतलब होता है 100%, 100% मान के उसको बनाते हैं। चलिए, सारे विल्जर्स का मैनेजर होना एक संभावना है, तो सारा विल्जर्स मैनेजर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि विल्जर्स जो है वो इस नर्स के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, विल्जर्स नर्स के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता क्योंकि वो डिसलिंक है। जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में डिसलिंक होंगे तो उनके बीच में संभावना कभी नहीं बनती है, पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती है, तो विल्जर्स इसके साथ नहीं बना पाएगा। लेकिन एम का जो फ्री वाला पार्ट है इससे ये पॉसिबिलिटी बना लेगा, तो यानी बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? ओनली सेकंड फॉलो, कि केवल दूसरा सही है, पहला वाला बिल्कुल क्या है? गलत है, रिलेशन ना होने की वजह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम स्कूल आर कॉलेजेस, बनाता हूं, कुछ स्कूल जो है वो कॉलेज हैं। ओनली अ फ्यू कॉलेज आर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू का ये डायग्राम बना देते हैं, नीचे एरो लगा देते हैं। और नो यूनिवर्सिटी इज अ ऑफिस, कोई भी यूनिवर्सिटी क्या है बेटा? ऑफिस नहीं है। चलिए पहला, ऑल कॉलेजेस बीइंग यूनिवर्सिटी इज अ पॉसिबिलिटी, कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी यहां दिख रहा है, सारे कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी के साथ आपको पता होगा जब भी कहीं ओनली अ फ्यू वाला केस आता है, ठीक है, जब भी कभी ओनली अ फ्यू वाला केस आता है तो ए बी के साथ, यानी ए का ओनली अ फ्यू किसके साथ लगा हुआ है बेटा? कॉलेज के साथ लगा हुआ है। तो ये जो कॉलेज है ना, ओनली अ फ्यू जिसके साथ भी कनेक्टेड होगा वो अपने अगले वाले के साथ कभी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी क्योंकि कॉलेज यहाँ पे यूनिवर्सिटी से ही पॉसिबिलिटी बना रहा है जो कि ओनली अ फ्यू के दायरे में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, सम कॉलेज आर नॉट ऑफिस, कुछ कॉलेज ऑफिस नहीं है। तो हाँ, कॉलेज का ये वाला पार्ट जो किसके अंदर है? यूनिवर्सिटी का है, वो डेफिनेटली ऑफिस
नहीं है, क्योंकि पूरा यूनिवर्सिटी अगर ऑफिस नहीं है तो इसके अंदर का जो कॉलेज है वो भी तो ऑफिस नहीं है, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। समझ में आ गया आपको? सिलोगिज्म आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैं जल्दी इसकी वीडियो बनाता हूं आपको और आपको बिल्कुल सिलोगिज्म की पूरी वीडियो देता हूं, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, थोड़ा अच्छा भी होगा तो आपको ध्यान से समझना है। नो स्कूल आर कॉलेजेस, यानी कोई भी स्कूल जो है वो कॉलेजेस नहीं है, यहां पर ऐसे बन चुका है। ओनली कॉलेज कोचिंग साथ कॉलेज, तो क्या बन जाएगा, सारे के सारे जो कॉलेज हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, कोचिंग के अंदर आ जाएंगे दोस्तों। सारे के सारे जो कॉलेज हैं, हमेशा याद रखना ओनली ऑल में हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, तो सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, कोचिंग के। ये देखो कॉलेजेस किसके अंदर आ गया, कोचिंग के अंदर आ गया, ठीक है। और ओनली अ फ्यू कॉलेज आर ऑफिस, तो ये भाई ऐसे बना दो, केवल कुछ कॉलेज जो है वो क्या है, ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे एरो इस तरह लगा दो कि ये ओनली अ फ्यू वाली कहानी बन के आ चुकी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कहानी पर। ऑल कॉलेजेस बीइंग स्कूल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कॉलेजेस का स्कूल होना एक संभावना है? बिल्कुल गलत, डायग्राम के हिसाब से भी गलत है और अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट भी गलत है, क्योंकि इसने बोला कि केवल कोचिंग ही कॉलेज है, मतलब जितने कॉलेज होंगे वो सारी कोचिंग ही होंगे। तो कॉलेज क्या कभी स्कूल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। और डायग्राम में भी दिख रहा है आपको डायरेक्टली डिसलिंक है, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली अ फ्यू कोचिंग आर स्कूल, केवल कुछ कोचिंग जो है वो स्कूल है, तो आप ध्यान से देखो, ओनली अ फ्यू कभी भी कंक्लूजन में आ जाए, ध्यान समझना, ओनली अ फ्यू कंक्लूजन में आ जाए तो कोचिंग आर स्कूल जो बचा है उसके आगे सम लगा के एक बार क्वेश्चन को चेक करना और एक बार सम नॉट लगा के चेक करना। ओनली अ फ्यू अगर कंक्लूजन में आ जाए तो दिए गए निष्कर्ष में जैसे कोचिंग आर स्कूल बचा तो वहां पे बस सम कोचिंग आर स्कूल बना के इसको सॉल्व करना और एक सम कोचिंग आर नॉट स्कूल बना के सॉल्व करना। अगर ये दोनों में सही हुआ तभी ये क्वेश्चन सही होगा। तो आप देखो जरा सा, क्या कुछ कोचिंग स्कूल है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एक में गलत हो गया और एक में गलत हो गया तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सही तब होगा जब दोनों में सही होगा। तो ओनली अ फ्यू अगर कंक्लूजन में आ जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे बेटा, दोनों ही गलत है, ईदर और नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी के साथ ईदर और कभी भी नहीं बनाते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ओनली अ फ्यू और या फिर ओनली या फिर ओनली अ फ्यू अगर इसके बारे में बहुत अच्छे से डीप में जाके पढ़ना है तो इसकी लिंक मैं आपको और डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एक वीडियो मैंने इस पे बनाई है, जाके आप इसको देखेंगे तो ये ओनली और ओनली अ फ्यू बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई विश आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बने होंगे। आपने अगर इनको सॉल्व किया तो अपने मार्क्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने पजल्स बना ली है, पजल आपका सही है, तो अपने आप को 5 नंबर आप मार्क करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 35 में आपके कितने स्कोर आए कमेंट में मुझे नीचे बताइएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, पढ़ना है, तो उसको भी कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा। वीडियो को लाइक करना, प्लीज शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट, आपको जो पढ़ना है, जो जानना है। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सेशन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।